हेलो स्टूडेंट्स, तो ब्रीदिंग टॉपिक फिनिश, पल्मोनरी वॉल्यूम्स टॉपिक फिनिश एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक फिनिश। डन। हमने इनको सबको ले लिया। प्राइमरी इनहेलेशन मसल, डायफ्राम। Is it true inspiration can occur if IPP more than atmospheric pressure? No. Inspiration can occur if IPP less than atmospheric pressure. Sure? हाँ या ना? तैयार है स्टूडेंट? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ रैबिट, लंग्स. रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ व्हेल, लंग्स. रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म, moist cuticle. Common passage of food and air, pharynx. Done. Expiration can occur if IPP more than atmospheric pressure. Clear? Primary inhalation muscle, diaphragm. Normal breathing is called abdominal breathing. When diaphragm muscle contract, then thoracic volume increase in anterior posterior axis. When EICM contract, then thoracic volume increase in dorsoventral axis. Clear? स्टूडेंट, मैंने आपको ये भी बताया था कि दो प्रेशर होते हैं, एक तो लंग्स के अंदर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये जो एयर भरी हुई है इसके ऊपर प्रेशर, और इसे हमने IPP कहा था, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव. व्हेन IPP नेगेटिव, then atmospheric pressure, person can inspire. When IPP positive, then atmospheric pressure, person can expire. Done. अब स्टूडेंट थोड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन और सुनना मेरी जो कह रहा हूं ये. इसके अलावा मैं एक प्रेशर ये भी बताया था, एंड दिस इज कॉल्ड इंट्रा प्लूरल प्रेशर. और इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है स्टूडेंट ये रहा. और अब इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना. इंट्रा प्लूरल प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव. Intrapleural pressure is always negative, student. Most important, GR. Yes, this pressure always negative, intrapleural pressure. G, student. और इसी वजह से लंग्स अपनी शेप में रहेगा. लंग्स अपनी शेप में रहेगा बिकॉज इंट्राप्लूरल प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव. बात को समझना मेरी बात. ये देखिए, इंट्राप्लूरल प्रेशर का मतलब होता है लंग्स के ऊपर प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर, यानी यही हो. और ये होता है अंदर एयर का प्रेशर IPP. इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा बाहर अंदर वाले प्रेशर से कम होगा जी, क्योंकि अगर इस प्रेशर की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई स्टूडेंट IPP से, तो ऐसी कंडीशन में लंग्स को कोलैप्स कर दिया जाएगा. व्हेन दिस प्रेशर बिकम पॉजिटिव स्टूडेंट, व्हेन दिस प्रेशर बिकम पॉजिटिव, देन लंग्स कोलैप्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंट्राप्लूरल प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो वो लंग्स को दबा देगा अंदर की तरफ. जी हाँ. तो when this pressure become positive, then lungs collapse. बोल दे डन. हाँ या ना? समझ में भी आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिए. इसलिए स्टूडेंट आपको एक बात बताता हूं कि लंग्स इज एयर टाइट चैम्बर. NCERT ने कहा व्हाई. इट मींस ये हुआ स्टूडेंट कि लंग्स के ऊपर एयर नहीं है, प्लूरल फ्लूइड है स्टूडेंट. लंग्स के ऊपर एयर नहीं होनी चाहिए जी. आज इसका मतलब यह है, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि स्टूडेंट लंग्स का ये इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है प्लूरल फ्लूइड का लंग्स के ऊपर लग रहा है, ये नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए. जब ये प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे जी. और ये पॉजिटिव कब होगा? जब स्टूडेंट इसमें छेद हो या चेस्ट की वॉल में और एयर अंदर एंटर कर जाए जी. यानी प्लूरल कैविटी में अगर एयर आ गई तो इंट्राप्लूरल प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी. क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसलिए लंग्स को एयर टाइट चैम्बर कहा गया, यानी लंग्स के ऊपर एयर नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट. जोरदार. जी हाँ, प्लूरल कैविटी में एयर नहीं हो. यानी आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, ढंग से सुनना. अगर मैं बोलूं आपसे कि लंग्स को पंचर किया जाए, एक आलपिन से छेद कर दे, तो गुब्बारे में आलपिन डाली तो वो एयर निकल गई और लंग्स कोलैप्स हो गया, बिल्कुल, तो डेथ हो जाएगी. ये बात सबको समझ में आ गई. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लंग्स इज नॉट पंचर, थोरेसिक वॉल इज पंचर, तब स्टूडेंट एयर चली गई अंदर और इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और ब्रीदिंग रुक जाएगी.
Most important point, lungs is not punctured, thoracic wall is punctured. यानी लंग्स के अंदर हमेशा एयर होनी चाहिए और लंग्स के ऊपर एयर नहीं होनी चाहिए. डन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यानी एक बहुत बढ़िया लाइन हमें जो लिखनी है वो लाइन ये रही स्टूडेंट, इंट्रा प्लूरल प्रेशर always negative. Yeah student, when it become positive, then lungs collapse. फुल स्टॉप. आ गई होगी बात समझ में आपको. लंग्स एयर टाइट चैम्बर का मतलब है कि लंग्स के ऊपर एयर नहीं. यानी अगर मैं आपसे बोलूं लंग्स इज पंचर्ड तो हर कोई जवाब दे देगा डेथ हो जाएगी, ब्रीदिंग स्टॉप, लंग्स कोलैप्स. पर मैंने ये नहीं कहा लंग्स इज पंचर्ड, मैं कह रहा हूं थोरेसिक वॉल इज पंचर्ड, लंग्स इज नॉट पंचर्ड. देन व्हाट विल बी हैपन? अगेन स्टूडेंट, लंग्स कोलैप्स, स्टॉप ब्रीदिंग. व्हाई? बिकॉज इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम पॉजिटिव. डन. यहां तक तैयार. अब मैंने आपको गैसेस एक्सचेंज और पार्शियल प्रेशर वाला भी बताया. याद हो गया आपको पार्शियल प्रेशर. आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट. देखिएगा इधर. पहला क्वेश्चन, PCO2 वैल्यू इन एल्वेलाई कॉमा टिश्यू कॉमा एटमॉस्फेरिक एयर आर रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन को पढ़ो, पॉज करो, ऑप्शन ये है, आंसर लगाओ फटाफट. देखिए कितना याद हुआ. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है अलग अलग मीडियम में. पहला मीडियम है एल्वेलाई स्टूडेंट, ध्यान से देख लें, या दूसरा मीडियम है टिश्यू और तीसरा मीडियम है एटमॉस्फेरिक एयर. चलिए आंसर लगा लिया होगा आपने. अब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं. PCO2 स्टूडेंट एल्वेलाई. एल्वेलाई की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट तो एल्वेलाई में PO2 104 और PCO2 40. डन मानू. अगला आ जाओ. टिश्यू की बात करता हूं स्टूडेंट. टिश्यू में PO2 40 स्टूडेंट और PCO2 45. हमें याद करने से ये क्वेश्चन होगा. बहुत बढ़िया क्वेश्चन से जो आते हैं. एटमॉस्फेरिक एयर का पूछा गया स्टूडेंट और एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 159 mmHg और PCO2 स्टूडेंट 0.3 mmHg. अब आपसे पूछा गया बताना, बट इसमें एक वैल्यू ध्यान रखनी, रेस्पेक्टिवली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टार्ट. तो हमसे PCO2 पूछा है तो रेस्पेक्टिवली मतलब 40, 45, 0.3 ये ऑप्शन देखना है. तो 0.3 40 नहीं स्टूडेंट, ये सही तो है बट रेस्पेक्टिवली में गलत हो गया. स्टार्ट 104 ये तो है ही नहीं. अगला 40, 0.3 40 सही है पर 45 आना चाहिए. 40, 45.3 ये सही है स्टूडेंट. ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर 4. स्टूडेंट अगर मैं इसमें चेंज कर देता और आपसे बोलता कि इसके बजाय PCO2 के PO2 करो, तब आंसर बताइए, फटाफट आंसर लगाइए. यस. अब PO2 पूछा है तो PO2 104, 40, 159. यस स्टूडेंट, सेकंड आंसर. तो अगर PO2 पूछता तो सेकंड, PCO2 पूछा तो फोर्थ. इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फोर्थ स्टूडेंट. डन हो गया. और क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. देखिए आपको फाइंड आउट करना है ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट दिया हुआ है, सब पार्शियल प्रेशर के बेस पर है. पहला स्टेटमेंट देखिए, PO2 मोर इन एल्वेलाई देन टिश्यू. सारे स्टेटमेंट पढ़ो, इनके आगे क्रॉस और राइट लगाओ जो आपको लग रहे. पार्शियल प्रेशर की वैल्यू याद होने से होंगे. वीडियो पॉज करो, स्टेटमेंट पढ़ो, लगाओ फटाफट. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. PO2 मोर इन एल्वेलाई देन टिश्यू, हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी. मैंने कहा एल्वेलाई में PO2 104 और टिश्यू में 40. PO2 मोर इन एल्वेलाई देन टिश्यू. यस, ये स्टेटमेंट ट्रू. इसके आगे जाएगा ट्रू. चेक कर लो. अगला PCO2 मोर इन एल्वेलाई देन टिश्यू, वैल्यू लिखो. PCO2 की वैल्यू एल्वेलाई में 40, टिश्यू में 45. नो, टिश्यू में ज्यादा है. स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. इसके आगे लिखेंगे फॉल्स. गुड यार. अगला आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट. स्टेटमेंट CO2 कंसंट्रेशन मतलब वही PCO2 मोर इन एल्वेलाई देन एक्सपायर्ड एयर. मैंने बताया था आपको एक्सपायर्ड एयर में भी. तो पहले देखो तो एल्वेलाई में PCO2 40 और एक्सपायर्ड एयर में PCO2 बताया था मैंने आपको स्टूडेंट. एक्सपायर्ड एयर में PCO2 28 के आसपास.
तो CO2 कंसंट्रेशन मोर इन एल्वेलाई देन एक्सपायर्ड एयर, यस ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अगला आ जाओ, O2 कंसंट्रेशन मोर इन एल्वेलाई देन इंस्पायर्ड एयर, चेक करेंगे O2 की कंसंट्रेशन एल्वेलाई में 104 होती है और इंस्पायर्ड एयर में 159 होती है। नो, रॉन्ग है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स सिर्फ इस पे आप पे करना है, आपको PO2 और PCO2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, तब जाके ही होगा मामला। डन, श्योर। और क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट, एक बहुत जोरदार ये क्वेश्चन स्टूडेंट NCERT में पीछे एक्सरसाइज में है, या NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, फटाफट पढ़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आंसर लगाओ। चलिए सॉल्यूशन देता हूं अब आपको। What will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric air compared to those in alveolar air? तो स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वेलर एयर में पता करना है। जरा देखो इधर, PO2 की वैल्यू एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 की बात करें, वापस रिवीजन होगा 159, फटाफट लिख लेने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। PCO2 0.3, ओके। अब एल्वेलर एयर की बात करता हूँ, एल्वेलर एयर में PO2 104, ओके, और PCO2 40, ओके साहब। अब इनमें कंपेयर करना है, पर ध्यान से इस क्वेश्चन को ये देखना है कि कंपेयर किस में करना है, इन एटमॉस्फेरिक एयर देन एल्वेलर एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में चेक करना है, एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 ज्यादा है और PCO2 कम है, PO2 हायर, PCO2 लेसर, PO2 लेसर, PCO2 हायर, नो, PO2 हायर, PCO2 लेसर, यस, चेक करो ना। एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 159 और इधर PO2 104, तो PO2 हायर, यस स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड। जोरदार क्वेश्चन, किसी को भी पूछ सकता है। आप पहले PO2 PCO2 लिख लो, है ना, और कर लो इस क्वेश्चन को वैल्यू करके। तो आपको बस पढ़ना किसमें, वो देखो, PO2 PCO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर देन इन एल्वेलर एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 159, PCO2 0.3 और एल्वेलर एयर में PO2 104, PCO2 40। डन, हाँ या ना, श्योर स्टूडेंट। और देखिए ये स्टूडेंट हमने वॉल्यूम्स पढ़े थे, पल्मोनरी वॉल्यूम, उसका क्वेश्चन करते हैं, पढ़े हुए थे। जरा स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन इज, ये आपके सामने ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, आंसर लगाओ। दोबारा बोल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन इज, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको बताना है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन से कितनी एयर बाहर निकलेगी। स्टूडेंट अगर ऐसे क्वेश्चन है तो हम ये लंग्स स्टूडेंट मान लीजिए एल्वेलाई, और उसके अंदर सबसे नीचे की एयर RV होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कभी बाहर नहीं जाती है। डन, या इसके ठीक ऊपर के उसमें ERV मान लें, जो केवल फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जाएगी बाहर, और इसके ठीक ऊपर टाइडल वॉल्यूम, जो हर ब्रीदिंग में आएगी जाएगी। डन, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा चैम्बर जिसमें IRV फोर्सफुल इंस्पिरेशन में आएगी। अब आप इंस्पिरेशन देख लो कौन सा है, मैंने कहा नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो कौन अंदर आएगा, TV, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पिरेशन में TV अंदर आई, ओके। अब बोला फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, हमारा रूल है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में RV छोड़ के पूरा लंग्स खाली, तो RV छोड़ दो, बाकी पूरा लंग्स स्टूडेंट एम्प्टी कर दो, तो क्या बाहर निकलेगा, TV प्लस ERV। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन से जो एयर निकले उसे वो है TV प्लस ERV स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर सेकंड। डन, और इसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है, EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। मेरे हिसाब से हो गया ये क्वेश्चन, दोबारा बताइए समझ में आई मेरी बात। या अगर मैं इसकी जगह ये कह देता कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो, तो आप TV प्लस IRV अंदर ले लेते, बोलिए डन, TV प्लस IRV लेते आप, IRV, हाँ। और अब मैं कहता फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, तो आप बोलते सर RV छोड़ के बाकी एयर बाहर निकाल दो, क्योंकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद तो ABB सर ने रूल बताया है कि लंग्स में केवल RV छोड़नी है, तो कर दो बाहर, ये तीनों बाहर सर। अब जो निकला वो वाइटल कैपेसिटी, यानी इसमें अगर मैं केवल नॉर्मल हटा के फोर्सफुल करता तो आंसर थर्ड होता। डन, और देखते हैं दो। चल अब देखो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज,
फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद एक आदमी कितनी एयर अंदर ले सकता है? ऑप्शन ये रहे, आंसर लगाओ फटाफट। वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो स्टूडेंट वापस वही सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। लंग्स है, नीचे आरवी है, ओके साहब। अब देखें, अपन बात कर रहे थे सर, हाँ, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया तो आरवी छोड़ के पूरा लंग्स खाली हो गया, हाँ या ना? हाँ या ना? कोई भी नहीं बचा। अब वो बोल रहा कितनी सांस अंदर ले सकते हो, या ले सकते हो मैं तो 3 के लिए जगह है तो उतनी ले सकता हूं। मेरी अलमीरा में 4 रैक है, 1 रैक भरी है, अब 3 बची है। वो बोल रहा कितनी मैं सामान ला सकते हो, तो तीनों रैक में भरूंगा ना, यानी कि 3 एयर ले सकता हूं इतनी जगह, यानी मैं ERV भी ले सकता हूं, TV भी और IRV भी इतनी ले सकता हूं। कैन भी पूछा इंस्पायर्ड, यानी आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके कितनी सांस अंदर ला सकते हो। तो आई थिंक जाएगा तीनों, श्योर। तो आंसर जाएगा TV प्लस IRV प्लस ERV। ये जोरदार। इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी सांस अंदर ले सकते हो। तो साहब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में आरवी छोड़ के पूरा लंग्स खाली है तो तीनों एयर अंदर ले सकते हैं। डन, श्योर। तो ये स्टूडेंट हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मैंने आपको परफेक्टली समझा दिए। कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स के, गैसेस सेक्शन के, हमारे टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट। एक हमने इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में इंट्रा प्लूरल प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव है। ये प्रेशर जब पॉजिटिव होगा तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। याद से स्टूडेंट, लंग्स के को पंचर ना करके थोरेसिक वॉल को पंचर करे, चेस्ट कैविटी को पंचर, तो लंग्स कोलैप्स होने से डेथ हो जाएगी, ब्रीदिंग रुक जाएगी। यस स्टूडेंट, स्टॉप ब्रीदिंग। ये सारे पॉइंट और ये क्लियर। अब अगर मैं शुरू से वापस बात करूं रेस्पिरेशन वाले की, स्टूडेंट स्टेप की, तो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। 5 स्टेप थी रेस्पिरेशन की, क्लियर। और 5 स्टेप में पहली ब्रीदिंग पढ़ा दिया, दूसरा एल्वेलाई में स्टूडेंट डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज होना पढ़ा दिया, तीसरा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, वो बचा है। 4th नंबर पे स्टेप थी टिश्यू में डिफ्यूजन होना, गैसेस एक्सचेंज होना, टिश्यू और ब्लड के बीच पढ़ा दिया। और 5वीं स्टेप थी सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, जो हमें नहीं पढ़ना है इसमें चैप्टर। तो 3rd नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बचा है, बाकी कंप्लीट हो गया। बताइए यहां तक सही है कुछ क्वेश्चंस के साथ? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ जो गैस में कह रहा हूं आपसे, उस टॉपिक को लेते हैं। और ट्रांसपोर्ट होता है O2 और CO2 का, और मीडियम क्या है, ब्लड, श्योर, वही ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस रेस्पिरेशन का स्टेप नंबर 3 वो अब हम इंक्लूड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, तो मैं इसको तैयार करवा रहा हूँ। पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा इसमें। स्टूडेंट ब्लड करेगा ट्रांसपोर्ट, और किसके किसके बीच करेगा, जरा इधर देखिए। मान लीजिए अगर मैं इसको लंग्स बोलता हूँ, ये स्टार्ट, ये लंग्स हो गया, श्योर, और ये हमारी बॉडी में स्टूडेंट टिश्यू हो गया। तो ब्लड के द्वारा जो मीडियम ट्रांसपोर्ट किया जाएगा स्टूडेंट, वो लंग्स और टिश्यू के बीच में होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लड लेके जाएगा किसको, O2 को, श्योर, ये ब्लड लेके गया। और अगला आएगा CO2 को लेकर वापस आएगा लंग्स तक। यानी कि अगर मैं बोलूं O2 इज अ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, एंड CO2 इज अ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। बोल दो डन। आया कुछ समझ में आपको मैं जो बोल रहा हूं? डन। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट जो मैं कह रहा हूं। एक ये स्टार्ट, ब्लड के बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं स्टूडेंट, बहुत जोरदार। ब्लड का एक पार्ट होता है प्लाज्मा, जो इसका लिक्विड पार्ट होता है स्टूडेंट, या और ब्लड का जो एक सॉलिड पार्ट होता है, यस स्टूडेंट, उसे ब्लड कॉर्पस्कल्स के नाम से बुलाया जाता है। तो ब्लड के 2 पार्ट हो गए, ये लीजिए साहब, हाँ ये। और ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है आज के बाद 3 स्टूडेंट। वन इज कॉल्ड द RBC, रेड ब्लड सेल, नेक्स्ट इज कॉल्ड द WBC, व्हाइट ब्लड सेल, नेक्स्ट इज कॉल्ड द प्लेटलेट्स। यस स्टूडेंट, तो आज के बाद ब्लड के 4 पार्ट हो गए बेसिकली करें तो। एक है प्लाज्मा, वन इज RBC, वन इज WBC, वन इज प्लेटलेट। डन मानू? एक बार और बोलने दो, प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, श्योर। अब स्टूडेंट मुझे जो आपसे बात शेयर करनी वो ये है कि WBC एंड प्लेटलेट्स नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैस के ट्रांसपोर्ट में, O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा,
और आरबीसी ही रोल रखते हैं। डबल स्टार प्लाज्मा और आरबीसी ही O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुने स्टूडेंट, O2 का ट्रांसपोर्ट लंग्स से टिश्यू की ओर होगा। स्टूडेंट, जितनी O2 लंग्स से ब्लड में आती है उसका 3% स्टूडेंट O2 जो होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। डन। और 97% जो रिमेनिंग O2 है वो आरबीसी में जाती है और आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो होता है उसके से बाइंड हो जाती है स्टूडेंट, और हीमोग्लोबिन उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एक वर्ड आया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। स्टूडेंट, शानदार, डबल स्टार के साथ मेरी बात को फिर सुनना है स्टूडेंट। यानी रिजल्ट आया कि O2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड 2 फॉर्म्स में कर रहा है। फर्स्ट 3% O2 transported by plasma in dissolved state, and next 97% O2 transported by RBC, yes, as hemoglobin, oxyhemoglobin form. Done student, यानी RBC mainly transport O2 student, हाँ या ना? मेनली आप ये मान सकते हैं कि O2 का ट्रांसपोर्ट तो आरबीसी कर रही है, 3% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व जो नेगलेक्ट हो सकता है। क्लियर हो गया? अब बारी आती है CO2 की। स्टूडेंट, सुन रहे हैं आप मेरे पॉइंट? यानी मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूं स्टूडेंट। अगर मैं आपसे कहूं O2 ट्रांसपोर्ट, तो आप मुझे बताएं इस बात को कि हमारा ब्लड स्लाइटली अल्केलाइन है और ब्लड में 2 लोग हैं जो गैस ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। स्टूडेंट, 3% बाय प्लाज्मा, हमारा पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा, या एज डिसॉल्व। स्टूडेंट, डिसॉल्व फॉर्म में, स्टेट में, ये हो गया क्लियर। और O2 ट्रांसपोर्ट का सेकंड पॉइंट आएगा 97% बाय आरबीसी स्टूडेंट, या एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। स्टूडेंट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डन स्टूडेंट, मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट होगी ये बात आपके सामने। तो आरबीसी कर रही है। अब बारी आती है CO2 के ट्रांसपोर्ट की। यस स्टूडेंट, CO2 ट्रांसपोर्ट, और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से लंग्स की ओर। स्टूडेंट, इसमें से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लाइन सुनते चले आप जो मैं बोल रहा हूं। यस, 7% CO2 जो होती है स्टूडेंट वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। 7% CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी बाय प्लाज्मा एज डिसॉल्व्ड। स्टूडेंट, ये लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी स्टूडेंट। अब इसके बाद 93% बची। अब इंपॉर्टेंट लाइन दोबारा सुनना स्टूडेंट, उसमें से स्टूडेंट 70% प्लाज्मा ही ले जाएगा बट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ले जाएगा। तो 70% स्टूडेंट बाय प्लाज्मा स्टूडेंट एज बाइकार्बोनेट फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोनेट की फॉर्म में स्टूडेंट, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70%। और उसके बाद स्टूडेंट जो बचा हुआ पॉइंट है वो ये था कि 20 to 25% स्टूडेंट, 20 से 25% अगर हम बात करें, यस, आरबीसी ले जाएगी स्टूडेंट, और आरबीसी ले जाएगी स्टूडेंट, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड होती है तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है स्टूडेंट। तो उस फॉर्म में जाता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, इस फॉर्म में स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट होगा। तो इंपॉर्टेंट लाइन आपको जो कहनी थी वही हो गया कि आरबीसी के हीमोग्लोबिन से जब O2 बाइंड होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और आरबीसी के हीमोग्लोबिन से CO2 बाइंड होती है तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। इट मींस CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है 3 फॉर्म में स्टूडेंट, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में स्टूडेंट, 70% प्लाज्मा ले जाएगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 20-25% CO2 प्लाज्मा आरबीसी ले जाएगी कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। यानी कि मेनली CO2 ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करेगा। मेजर पार्ट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, 77% CO2 ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा। श्योर, आज के बाद मेनली CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट फॉर्म स्टूडेंट, और O2 का ठीक उल्टा है, मेनली O2 ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी स्टूडेंट। डन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस का एक हिंट फॉर्म आपके सामने ये। आइए इसको अब एनसीईआरटी से भी लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्योरी लेते हैं स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। स्टार्ट स्टूडेंट। यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस
blood is the medium of transport for O2 and CO2. Done. About 97% O2 is transported by RBC in the blood. Done. Remaining 3% O2 transported by plasma in dissolved state. Done. पहला स्टार्ट डन, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया. ओके साहब, अगला आ जाओ. नियरली 20-25% CO2, yes student, is transported by RBC and 70% CO2 is carried as bicarbonate, student, by plasma. Okay, 7% CO2 is carried in dissolved state through plasma. Done. मैंने ये सब आपको इस फॉर्म में लिखा दिया. ये लीजिए. हाँ है ना, परफेक्ट है ना, बिल्कुल बढ़िया. तो किसका ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हुआ हमने वो लिया पहले. अब एक एक दोनों का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है कैसे होता है. सबसे पहले O2 का ट्रांसपोर्ट लेता हूं स्टूडेंट. श्योर, O2 का ट्रांसपोर्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं. ये थ्योरी क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट. इसमें 2-4 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हमें तैयार हो गए आज के बाद. अगर कोई हमसे पूछे तो हमारे पॉइंट तैयार है स्टूडेंट. यस, स्टार्ट करता हूं. जैसे मैं बोलूंगा, या RBC mainly transport बोट O2. श्योर. एक दूसरा मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, बल्क ऑफ CO2 is transported by plasma. Bulk of CO2 is transported by plasma as bicarbonate. वाह स्टूडेंट, परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया याद. हाँ या ना, क्लियर. आइए स्टूडेंट और बात करते हैं कुछ. मुझे लग रहा है यहां तक क्लियर. अब आप मेरी बात को सुनो. हम ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 पढ़ेंगे स्टूडेंट. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी करेगा. आरबीसी में कौन है? हीमोग्लोबिन. ध्यान से देखना, ये आरबीसी है. आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा और इस हीमोग्लोबिन से स्टूडेंट ऑक्सीजन बाइंड होती है रिवर्सिबल मैनर में. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवर्सिबल मैनर में बाइंड होगी और बाइंड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन. यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. ये लीजिए इंपॉर्टेंट लाइन. तो 97% O2 transported by RBC in the form of oxyhemoglobin. In this, O2 bind with hemoglobin in reversible manner and form unstable oxyhemoglobin. स्टूडेंट, लंग्स में तो ये वाली रिएक्शन होगी. अगर मैं बोलूं लंग्स के अंदर एल्वेलाई में गया और तब बनेगा ये, और ये अनस्टेबल है. ऑक्सीहेमोग्लोबिन अनस्टेबल है. जब स्टूडेंट ये टिश्यू के पास पहुंचेगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये बन जाएगा. यानी इन टिश्यू ये रिएक्शन होगी. जोरदार, डबल स्टार. तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमने पहली लाइन ये पढ़ ली है. बोलिए क्लियर हुआ. एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको और बताता हूं, फिर आगे बात करेंगे. स्टूडेंट, ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड के साथ जुड़ती है तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस माना जा सकता है. बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. इट इज नॉट एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. डबल स्टार. इट इज नॉट एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके, इट इज एन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस. ओके स्टूडेंट, एक नया वर्ड आया, ऑक्सीजनेशन. ये आपको एक्सप्लेन कर रहा था मैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनेशन? ऑक्सीजनेशन मीन्स ओनली अटैचमेंट. यानी O2 हीमोग्लोबिन से अटैच हो रही है, उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रही है. जी हाँ, आपने ऑक्सीजनेशन क्यों कहा मैं आपको बताता हूं. स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है. हाँ या ना, क्लियर. मैं आपको बताऊं, हीमोग्लोबिन स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन ये रहा, और इस हीमोग्लोबिन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेटल है स्टूडेंट वो आयरन होता है. हम पढ़ रहे हैं अभी इसकी स्ट्रक्चर. हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आयरन होता है और आयरन +2 स्टेज में होता है. डबल स्टार. दोबारा हीमोग्लोबिन में मिलने वाला मेटल आयरन है वो +2 स्टेज में मिलेगा. क्लियर. ओके. अब मैंने कहा ऑक्सीहीमोग्लोबिन में चेक करें. ऑक्सीहीमोग्लोबिन में भी है, आयरन है, और जब इसको चेक करा तो वो भी +2 स्टेज में है. अगर ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता तो ये +3 हो जाता. यानी यहाँ भी फेरस है, यहाँ भी फेरस है. इट मींस इट इज नॉट एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज एन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस. ओनली अटैचमेंट, नॉट रिएक्शन. इफ दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस then Fe+2 change into Fe+3, but not. So formation of oxyhemoglobin is
not an oxidation process, it is an oxygenation process, it is reversible process, because hemoglobin and oxyhemoglobin both have Fe plus 2 state, double star. क्लियर? आइए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम टॉपिक। ध्यान से आपका सपोर्ट चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट करके स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहला, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ भी लेंगे, पर पहले हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। डन करो स्टूडेंट, है ना बेटा जी? स्टार्ट। अगला देखिए, O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्लियर? तो O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी रिवर्सिबल मैनर में और एक अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगी। क्लियर हुआ? श्योर। आरबीसी मेनली ट्रांसपोर्ट O2। यस, 97% O2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी करती है, जबकि CO2 को 20 to 25% CO2 का ही करती है। क्लियर? अब ये लाइन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज नॉट एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ओके, इट इज एन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज hemoglobin and oxyhemoglobin both have Fe plus 2 state. Important line. Done. मुझे लग रहा है पूरा परफेक्ट समझ में आ रहा है। हाँ या ना स्टूडेंट्स? बिल्कुल जोरदार। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए तैयार। तो रिवर्सिबल मैनर में इसका था। एक बात और आपको बताऊं स्टूडेंट, नॉलेज के लिए आपके, आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी विथ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हर साल आने वाला क्वेश्चन। आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन अपनी एफिनिटी सबसे ज्यादा CO के लिए दिखाता है। ये जो O2 है ना, इसके कंपेयर में 200 to 300 टाइम्स मोर एफिनिटी रखता है, 200 से 300 गुना ज्यादा। हाँ, अगर एल्वेलाई में CO भी आ जाए ना सफिशिएंट अमाउंट में, तो CO ही बाइंड करेगी HB से, और CO रिएक्ट विथ HB एंड फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड। गौर करना, स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। ऐसी कंडीशन में CO तो HB से चिपक गई, अब O2 कहां से जुड़े? O2 जुड़ ही नहीं सकती, क्योंकि CO और O2 की बाइंडिंग साइड सेम होती है। तो CO जुड़ गई, छोड़ ही नहीं रही HB को, तो O2 जुड़ेगी नहीं। O2 जुड़ेगी नहीं तो टिश्यू तक जाएगी कैसे? क्योंकि 97% O2 तो टिश्यू तक हीमोग्लोबिन ही ले जाता, और उसको तो CO ने बाइंड कर लिया। ऐसी कंडीशन में CO की प्रेजेंस में O2 का ट्रांसपोर्ट टिश्यू तक नहीं हो पाता। Transport of O2 to tissue reduce, and this is called CO poisoning. Why CO is a poisonous? When it's a concentration more in alveoli in lungs, then it bind with hemoglobin, and the free hemoglobin is not available to transport O2 to tissue. और ऐसी कंडीशन में टिश्यू को O2 नहीं मिलेगी और पर्सन की डेथ होगी। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले के क्वेश्चन आया हुआ स्टूडेंट, एक आदमी कमरा बंद कर ले और सिगड़ी जला ले, कोयला जला ले और सो जाए या लेटा हो, तो पूरे कमरे में कोयले और सिगड़ी में CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी सांस में CO जाए जा रही, और ऐसी कंडीशन में उसके लंग्स में ये, तो उसकी जो डेथ हो गई उसका कारण पूछा जाता है, तो आंसर जाता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन इन ब्लड। ये आंसर, क्योंकि उसने बहुत सारी CO इनहेल कर ली और CO बाइंड विथ HB एंड फॉर्म कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन, सो नो फ्री HB अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट O2, और बिना O2 डेथ हो गई। डन। CO has maximum affinity, sorry, HB has maximum affinity with C. Student, important line, hemoglobin has maximum affinity with CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। डबल स्टार के साथ पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। 200 to 300 times more than O2. CO react with HB and form stable compound carboxyhemoglobin. So free hemoglobin is not available to transport O2 to tissue. यस स्टूडेंट्स, याद हुआ कुछ? श्योर। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। यस, ये हीमोग्लोबिन या, और स्टूडेंट इस हीमोग्लोबिन से अगर O2 बाइंड होती है तो रिजल्ट क्या दे रहे हो आप? ऑक्सीहीमोग्लोबिन।
ग्लोबिन, बिल्कुल ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टूडेंट। ओके सर। और इसी हीमोग्लोबिन से अगर CO2 बाइंड होती है तो मैंने क्या बताया था, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। बिल्कुल स्टूडेंट, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ये लीजिए। और इसी हीमोग्लोबिन से अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इस सब, और मैं आपको एक बार में याद करा के दे रहा हूं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, अनस्टेबल कंपाउंड है, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज नहीं। मैं एक बार बताऊं, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती है लाइक ओजोन O3, और ओजोन अगर हीमोग्लोबिन के पास आ जाए तो वो उसका ऑक्सीडेशन कर देगी। हाँ, और ऑक्सीडेशन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा ऑक्सीडाइज्ड, वो होगा मैथामोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मैथामोग्लोबिन और ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इधर लाओ ना, ये लो साहब, इसकी रिएक्शन भी कर देते, और तब मैंने कहा क्या बना, आपने कहा मैथेमोग्लोबिन। ये लीजिए आज अब तैयार, जोरदार। हाँ स्टूडेंट, तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट वो ये है, वाह। और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट वो ये है स्टूडेंट। हाँ या ना, परफेक्ट, तैयार। हीमोग्लोबिन के साथ कौन कौन जुड़ के क्या बना रहा है वो समझाया आपको स्टूडेंट। डन, क्लियर, जोरदार। मुझे लग रहा है यहां तक का परफेक्ट है स्टूडेंट। हाँ या ना, श्योर, डन हुआ यहां तक। अब आइए स्टूडेंट, हम हमारा एक और काम करते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इतनी देर से चल रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं साहब। हीमोग्लोबिन मैंने कहा रिप्रेजेंट करेंगे साहब HB से, क्या है साहब, RBC में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन RBC। ओके साहब, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, बिल्कुल है साहब। अब स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, वन इज द हिम पार्ट, यस स्टूडेंट, एंड वन इज द ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट तो होता है प्रोटीन पार्ट, जिसे ग्लोबिन कहते हैं, और एक होता है इसका पिगमेंट वाला पोर्शन, हिम पार्ट। स्टूडेंट, इसका जो ग्लोबिन प्रोटीन वाला पोर्शन है, ये इसका 95 से 96% पोर्शन होता है, और जो हिम पार्ट होता है ये इसका 4 to 5% पोर्शन होता है। डन करो साहब, जोरदार। स्टूडेंट, इसके इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिम वाले पार्ट के अंदर आयरन होता है, यस, 4 आयरन एटम्स होते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन +2 स्टेट। जोरदार चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यानी हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 आयरन प्रेजेंट होते हैं, डबल स्टार। ईच मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन हैज 4 Fe एटम्स इन +2 स्टेज। क्लियर, क्लियर मालूम, हिम पार्ट। अब सुनना, और ग्लोबिन पोर्शन में स्टूडेंट होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जोरदार चीज, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, यानी हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और 4 आयरन है। डन, हाँ या ना, पॉलीपेप्टाइड चेन और 4 आयरन। क्लियर हो गया। अब मेरी बात को फिर सुनना, मान लीजिए मैं कहूं आपसे, तो ये इसका हिम पार्ट है और ये उसके नीचे पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसे 4, यस स्टूडेंट, ये यानी हीमोग्लोबिन का स्टूडेंट अगर मैं बात करूं आपसे तो ये इस तरीके से, यानी हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 यूनिट का बना हुआ है, 4 यूनिट्स, दिस इज 1 यूनिट, ईच यूनिट हैज 1 हिम पार्ट एंड 1 चेन, 4 यूनिट, और हर यूनिट के अंदर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट आयरन 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 आयरन। ये ईच मॉलिक्यूल हैज 4 आयरन in +2 state and O2 always bind with iron। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में O2 आयरन से ही बाइंड होगी स्टूडेंट, डबल स्टार, लूज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, श्योर। और आयरन यानी इसके हर Fe से एक O2 जोड़ सकते हैं हम लोग, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बस इससे ज्यादा नहीं, यानी डबल स्टार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच hemoglobin molecule has 4 iron and each hemoglobin molecule
कैरी 4 O2, एक आयरन से एक O2 जुड़ सकती है, तो 4 ऑक्सीजन से ज्यादा एक मॉलिक्यूल बाइंड नहीं कर सकता। डबल स्टार, हाँ या ना? श्योर? क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये हमारे पास एक पॉइंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाई मैंने आपको। और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्लियर हुआ? जैसे स्टूडेंट हमारी बात करें, एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन है, हमारा हीमोग्लोबिन, उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है। डबल स्टार एडल्ट का। और स्टूडेंट अगर मैं फीटस की बात करता हूं, यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में जो हीमोग्लोबिन होगा उसके अंदर 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है स्टूडेंट, बीटा की जगह। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको याद होना चाहिए। या लेकिन टोटल चेन पॉलीपेप्टाइड कितनी है? 4। पॉलीपेप्टाइड चेन 4 है, और एडल्ट में 2 अल्फा 2 बीटा है, और फीटस में 2 अल्फा 2 गामा है स्टूडेंट। और एफिनिटी फीटस हीमोग्लोबिन की ज्यादा है गामा चेन की वजह से स्टूडेंट। एफिनिटी ऑफ फीटस हीमोग्लोबिन इज हायर देन एडल्ट हीमोग्लोबिन विथ O2। डबल स्टार, यानी हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 यूनिट का बना है, एक मॉलिक्यूल में 4 आयरन है, एक मॉलिक्यूल 4 O2 का ट्रांसपोर्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, हाँ या ना? यस स्टूडेंट, ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स आए, बहुत जोरदार चीज पढ़ाई स्टूडेंट। क्लियर? यानी अब आइए स्टार्ट इसको करते हैं हम लोग। देखिए, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन, यस स्टूडेंट ध्यान से, ये देखिए, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ओके साहब, प्रोटीन पोर्शन कॉल्ड ग्लोबिन, हाँ, पिगमेंट पोर्शन कॉल्ड हिम। ओके, ग्लोबिन 95% पोर्शन होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, और 4 से 5% पार्ट हिम होता है। डन। हिम पोर्शन कंटेंट 4 एटम्स ऑफ आयरन। ओके, ईच आयरन बाइंड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो फिर ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। डबल स्टार, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टूडेंट, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। क्लियर? हाँ या ना? अब मेरी बात को सुनना। यस स्टूडेंट, इसको ग्राम में कन्वर्ट किया गया तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml O2। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml O2 स्टूडेंट। ये स्टार्ट। अब आपको नॉलेज देता हूं, हमारे 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है स्टूडेंट। 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन एवरेज रहते हैं। हमारे 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो स्टूडेंट जरा सोचे। यस स्टार्ट। 100 ml ब्लड अगर बात करेंगे, 100 ml ब्लड स्टूडेंट, तो उसमें कितना O2 ले रहे हैं हम लोग? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन ले रहे हैं। ओके, ये रहा। तो अगर 15 ग्राम है तो 1.34 ml O2 से कर देंगे स्टूडेंट। यानी अगर मैं रिजल्ट बताऊंगा तो 20 ml के एक्सप्रेस आ जाएगा, यानी 100 ml ब्लड कैरी 20 ml O2 स्टूडेंट। श्योर? इंपॉर्टेंट लाइन, डबल स्टार के साथ चलना। नॉर्मल पर्सन हैज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इन 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड कैरी 20 ml O2 स्टूडेंट, ऐसे निकाला। 1 ग्राम कैरी 1.34 ml O2, तो 100 ml ब्लड कंटेन 15 ग्राम HB, तो 100 ml ब्लड कैरी 20 ml अप्रॉक्स O2, यानी कि ब्लड की O2 कैरिंग कैपेसिटी 20% है। ब्लड का वॉल्यूम का 20% उसमें O2 मान लो, ऑक्सीजनेटिक ब्लड का। मैंने कहा 100 ml ब्लड बह रहा है, आपने कहा उसमें 20 ml O2 है। मैंने कहा 1 लीटर ब्लड बह रहा है, आपने कहा 200 ml O2 है। डन। अब ये ब्लड बहता हुआ ऑक्सीजनेटेड टिश्यू के पास गया, क्या ब्लड अपनी सारी ऑक्सीजन टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? नो। आज के बाद ध्यान रखना स्टूडेंट, नॉर्मल कंडीशन में 25% O2 ब्लड अपनी O2 का 25% टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिलीवर करता है। यानी 100 ml ब्लड जब टिश्यू के पास गया तो उसमें 20 ml O2 थी, उसमें से 5 ml वो टिश्यू को देगा और 15 ml लेके बाहर आ जाएगा। यानी डीऑक्सीजनेटिव ब्लड का मतलब 0 O2, नो 15 ml O2। क्लियर? 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट या डिलीवर
5 ml O2 to tissue under normal physiological condition. अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लीटर ब्लड लंग्स से टिश्यू गया तो टिश्यू को कितनी O2 मिली? आपने कहा 1 लीटर ब्लड है तो उसमें 20% यानी 200 ml तो O2 है। जब वो टिश्यू के पास जाएगा मैंने कहा तो वो 25% देगा, यानी 200 का 25% यानी कि 50 ml O2 देगा और 150 ml O2 लेकर आ जाएगा। डन, शानदार, डबल स्टार। Every 100 ml oxygenated blood deliver 5 ml O2 to tissue under normal physiological condition। ये लीजिए स्टूडेंट, जोरदार डबल स्टार। मैं ये बोलूंगा आपसे, हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? नॉर्मल कंडीशन में ब्लड अपने में प्रेजेंट ऑक्सीजन का 25% टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 100 ml ब्लड 20 ml O2 लेके टिश्यू के पास से गुजरता है तो 5 ml टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसलिए एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्या शानदार लाइन है, डबल स्टार। हाँ या ना? एक बात और आपको बताता हूं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। या एक लाइन मैंने आपको और बताई, फीटस हीमोग्लोबिन एफिनिटी with O2 is a higher than adult hemoglobin। डन। एक लाइन और आपको बताता हूं स्टूडेंट, एक्सरसाइज के समय स्टूडेंट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज मस्कुलर एक्सरसाइज हो रही है, उस समय टिश्यू का PO2 बहुत गिर जाता है, PO2 फॉल। ऐसी कंडीशन में जब ब्लड वहां से पास होता है तो टिश्यू का PO2 कम होने से वो ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। जी हाँ, तो जब मस्कुलर एक्सरसाइज हो रही है, हम बहुत दौड़ रहे हैं, रनिंग एक्सरसाइज, उस समय स्टूडेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज PO2 ऑफ टिश्यू स्टूडेंट फॉल। या इन दिस कंडीशन स्टूडेंट टिश्यू फॉल होने पर क्या होगा? ब्लड डिलीवर 75% ऑफ इट्स O2 टू टिश्यू। जी हाँ स्टूडेंट, पहले नॉर्मल कंडीशन में, यानी अभी स्टूडेंट जो हम लोग बैठे नॉर्मल, उस समय 25% ऑक्सीजन ब्लड अपनी टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तब टिश्यू जबरदस्त O2 कंजप्शन के कारण टिश्यू का PO2 बहुत गिर जाता है, तब ब्लड अपने में प्रेजेंट O2 का 75% टिश्यू को देता है। यानी इन दिस कंडीशन स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं आपसे, तो 100 ml ब्लड डिलीवर 15 ml O2 टू टिश्यू। डबल स्टार स्टूडेंट, नॉर्मल कंडीशन में 5 ml दी थी, लेकिन हैवी एक्सरसाइज में 15 ml O2 टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यह है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर और ये बेसिक पॉइंट स्टूडेंट। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट, वन इज द ग्लोबिन पोर्शन, वन इज द हिम पार्ट, एंड ईच मॉलिक्यूल हैज 4 Fe in +2 state, and O2 bind with Fe. Each molecule can carry 4 oxygen molecule. या 100 ml blood contain 15 gram Hb, 100 ml blood carry 20 ml O2। श्योर। और ब्लड अपने में मौजूद O2 का 25% डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि 100 ml ब्लड डिस्ट्रीब्यूट 5 ml O2 टू टिश्यू नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब एक्सरसाइज की कंडीशन है तब 15 ml O2 देगा 100 ml ब्लड। डबल स्टार। हाँ या ना? यहां तक का पूरा अल्टीमेट तैयार हो गया स्टूडेंट। क्लियर? यहां तक का तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस टॉपिक और उसमें O2 ट्रांसपोर्ट ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहां तक का। अभी और इसमें एक बढ़िया टॉपिक लेते हैं, पर पहले यहां तक तैयार। कुछ बढ़िया सेलेक्टेड पॉइंट्स आए, रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना? और वो सुनो आप। पहला सेलेक्टेड पॉइंट, आरबीसी मेनली ट्रांसपोर्ट O2। O2 का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म में हो रहा है, 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व in plasma and 97% oxygen bind with hemoglobin and transported by RBC in the form of oxyhemoglobin. Done. Sure. उसके बाद और पॉइंट्स लेते हैं स्टूडेंट।
हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी विद द CO। हीमोग्लोबिन और CO रिएक्ट होकर बनाएंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसलिए CO पॉइजनिंग गैस बोला गया। वाई? बिकॉज पॉइजनस गैस क्यों है? क्योंकि CO की प्रेजेंस में O2 ट्रांसपोर्ट टू टिश्यू रिड्यूस हो जाएगा। डन। अगला, फीटस हीमोग्लोबिन एफिनिटी मोर देन एडल्ट हीमोग्लोबिन विथ O2। डन। अगला, ईच मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। Every 100 ml blood can carry 20 ml O2. Every 100 ml oxygenated blood deliver 5 ml O2 to tissue under normal physiological condition. It means normal condition में। लेकिन एक्सरसाइज, स्टर्नस एक्सरसाइज, जब मस्कुलर एक्सरसाइज हो रही है तब PO2 टिश्यू का कम हो जाने से, डिमांड बढ़ जाने से स्टूडेंट 100 ml blood deliver around 15 ml O2 to tissue, 3 times more। डन। सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं। हीमोग्लोबिन में Fe+2 स्टेट में होता है, ऑक्सीमोग्लोबिन में भी Fe+2 स्टेट में होता है, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन इज नॉट एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज एन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। वाह, तैयार। बोलिए कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब एक आपको बहुत जोरदार चीज पढ़ाता हूं स्टूडेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको बढ़िया ले रहे हैं, और वह ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बहुत गलत होता है ये, मैं आपको बताता हूं। इस पूरे टॉपिक को बढ़िया याद करेंगे, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व स्टूडेंट, आपको एक बात तो पता होगा, दिस इज PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब एक होता है स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर आपको मैं रिएक्शन बोलता हूं तो Hb+O2 रिवर्सिबल मैनर में रिएक्शन करते हैं और HbO2 बनकर तैयार हो जाता है। बोल दो डन। श्योर, ये बन गया ऑक्सीमोग्लोबिन के नाम से। अब स्टूडेंट, मैं अगर आपसे बोलूं कि ऑक्सीजन 25% हीमोग्लोबिन से O2 जुड़ी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन? मैं आपसे बोलूं कि 25% हीमोग्लोबिन से O2 जुड़ी तो 25% HbO2 बना, ठीक, तो इसे बोला हमने हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। श्योर? फ्री हीमोग्लोबिन नहीं है, उससे O2 बाइंड हो गई है, तो वो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हुआ विथ O2, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन हुआ। 25% हीमोग्लोबिन से O2 जुड़ गई है, मतलब 25% ऑक्सीमोग्लोबिन बन गया है। डन। तो स्टूडेंट, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, और परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, एंड दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इंपॉर्टेंट चीज, इस रिएक्शन को देखने के बाद आपको मैं एक बात बताता हूं कि बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 प्रिमली डिपेंड्स ऑन PO2 स्टूडेंट। अगर आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इसके साथ बाइंडिंग इंक्रीज होगी और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इंक्रीज होगा। अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम करते हैं तो हीमोग्लोबिन की O2 के साथ बाइंडिंग कम होगी और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कम होगा। It means binding of hemoglobin with Hb primarily depends on PO2, partial pressure of oxygen। जी हाँ, ऑक्सीजन टेंशन पर डिपेंड करता है सब कुछ। हाँ, ये मैं मानता हूं कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 की बाइंडिंग मेनली तो PO2 पे डिपेंड है, बट CO2, H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर इन दिस बाइंडिंग। अब उनका इंटरफेरेंस कैसे होता है वो मैं आपको भी पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? तो हमारा जवाब आ गया, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉन एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड दिस कर्व इज सिग्मॉइड शेप स्टूडेंट। एस शेप या सिग्मॉइड शेप आता है स्टूडेंट, और इस कर्व से ये बात निकल कर आई है कि बाइंडिंग ऑफ Hb विथ O2 प्राइमरी डिपेंड्स ऑन PO2। PO2 बढ़ाओगे, बाइंडिंग बढ़ेगी, सैचुरेशन बढ़ेगा, ऑक्सीमोग्लोबिन बढ़ेगा। PO2 कम होगा, बाइंडिंग कम होगी O2 की, हीमोग्लोबिन की O2 के लिए, तो सैचुरेशन कम होगा, और ऑक्सीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम होने का मतलब डिसोसिएशन होगा, यानी डिसोसिएशन बढ़ेगा। डन। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? ये तो हमारा टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट अभी, और इस एनसीईआरटी का हुआ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट तो
क्या होती है इसकी डेफिनेशन? द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मींस PO2 हो गया स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से, एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 is generally represented. This is called oxygen dissociation curve. तो दोबारा बोलना चाहूंगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में स्टूडेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये श्योर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दिस कर्व इज सिग्मॉइड शेप. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगी. पहला फैक्टर यही है, हीमोग्लोबिन से कितनी O2 जुड़ेगी, इट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. डन. अब सुनना मेरी बात, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स व्हिच कैन इंटरफेयर इन दिस बाइंडिंग. ओके स्टूडेंट, वो कैसे इंटरफेयर करते हैं वो भी हम ले रहे हैं, पर पहला तो PO2 इंक्रीज, बाइंडिंग इंक्रीज, सैचुरेशन इंक्रीज, ऑक्सीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इंक्रीज. श्योर. स्टार्ट. अब मैं आपको डिसोसिएशन कर्व पढ़ाता हूं स्टूडेंट. यह है कर्व एनसीईआरटी वाला, देखिएगा इधर. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है स्टूडेंट PO2 जिसे हम कहते हैं, ये लीजिए, दिस साइड एंड दिस साइड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. समझने के लिए हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं, Hb + O2 HbO2. यानी सच बात बताऊं तो ये है एक तरीके से रफली HbO2, यस स्टूडेंट, और ये है PO2. अब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेंगे तो सैचुरेशन बढ़ना चाहिए. बिल्कुल सही स्टूडेंट, ध्यान से देखें. पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. श्योर स्टूडेंट. पार्शियल प्रेशर 20 mmHg था. क्लियर स्टूडेंट. 20 mmHg था तो 25% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है स्टूडेंट. ये लीजिए 30 mmHg हुआ, 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाता है. श्योर. 40 mmHg हुआ, 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाता है स्टूडेंट. जोरदार. और लगभग 100 mmHg पार्शियल प्रेशर हुआ तो 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है. यस स्टूडेंट, जोरदार पॉइंट. यानी मैं आपको जो बता रहा हूं, अब थोड़ा सा सपोर्ट करना. पार्शियल प्रेशर, यस स्टूडेंट, व्हेन PO2 20, then Hb saturation 25%. ओके साहब. अब मेरी थ्योरी कहती है PO2 बढ़ेगा, सैचुरेशन बढ़ेगा, तो ग्राफ ने रिप्रेजेंट भी करा. When PO2 30, श्योर स्टूडेंट, इधर देखिएगा 30, then Hb saturation 50%. When PO2 40 mmHg, then Hb saturation 75%. 75% सैचुरेशन है, ऑक्सीमोग्लोबिन है. श्योर. जब PO2 40 होगा तो सैचुरेशन 75% होगा. डबल स्टार. When PO2 student 100 mmHg, then 97% saturation. जी हाँ, हमारी बात प्रूव हो गई है. PO2 बढ़ रहा है, सैचुरेशन बढ़ रहा है. अब स्टूडेंट मेरी बात को सुनना आप. सबसे पहले हीमोग्लोबिन और O2 कहां मिलते हैं? जी हाँ, एल्वेलाई में. और एल्वेलाई में PO2 100 mmHg होता है, 104 mmHg. हाँ या ना? तो एल्वेलाई में से जब हीमोग्लोबिन पास होगा, ब्लड पास होगा एल्वेलाई की वॉल में से, तो जो हीमोग्लोबिन होगा उसके अंदर फुल सैचुरेशन 97% सैचुरेशन हो जाएगा. यानी हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है, तो सभी पर 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी. फुली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन बाहर निकल कर आएगा. डन. अब आप मेरी बात को सुनना. बॉडी में और जगह जब ब्लड पास होगा तो वहां PO2 की वैल्यू एल्वेलाई से कम होगी कि ज्यादा? ऑब्वियसली कम ही रहेगी, एल्वेलाई से कम. तो और जगह जब मेरा ब्लड पास होगा तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेगा या अपने में चिपक रही O2 देगा? ऑब्वियसली वहां PO2 कम होगा और जगह, तो ऑक्सीजन वो रिलीज करेगा. इसलिए बॉडी में स्टूडेंट और जगह डिसोसिएशन ही होगा, एसोसिएशन नहीं होगा. बिकॉज PO2 बॉडी में फॉल है,
टिश्यू में जाने पर PO2 104 से कम हो जाता है, इसलिए डिसोसिएशन होगा। डबल स्टार स्टूडेंट, इसलिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ रहे हैं हम। यानी मैं अगर बात करूं तो आपको इस ग्राफ के अंदर बात करता हूं तो ये देखिए स्टूडेंट, ये 100 mmHg, और अगर हम यहां ऐसे कुछ बात करते हैं तो आई थिंक दिस कंडीशन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लेना चाहूंगा आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इन एल्वेलाई हो जाएगा स्टूडेंट। एल्वेलाई में ये कंडीशन देखने को मिलेगी आपको जहां पर पार्शियल प्रेशर 100 के आसपास होगा और सैचुरेशन 97%। मैं इसी चीज को ये कहना चाहूंगा, जब टिश्यू से मेरा ब्लड पास होगा तो टिश्यू में PO2 की वैल्यू 40 mmHg होती है, बोलिए हाँ या ना। और टिश्यू में PO2 की वैल्यू 40 होती है, तो जब 40 mmHg होगी तो पार्शियल प्रेशर कम होने से सैचुरेशन कम होगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा। अब कितना डिसोसिएशन होगा ये तो सामने PO2 पे डिपेंड है। PO2 40 है तो 40 पर तो 75% सैचुरेशन रहता है, तो 25% डिसोसिएशन हुआ। यही कारण है मैंने आपसे कहा था कि ब्लड अपने में मौजूद ऑक्सीजन का 25% टिश्यू में डिलीवर करता है। मैंने 25% ही क्यों कहा, क्योंकि टिश्यू में PO2 40 है, अगर टिश्यू में PO2 30 हो जाती स्टूडेंट तो मैं बोलता ब्लड जब वहां से गुजरेगा तो टिश्यू से गुजरेगा तो वो 50% डिसोसिएशन करेगा, बिकॉज PO2 30 है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो टिश्यू का PO2 20 हो जाता है, तो जब ब्लड पास होता है तो 20 mmHg पे ब्लड 25% सैचुरेटेड रहेगा और 75% डिसोसिएशन करेगा, तो 75% डिसोसिएशन होगा। इसलिए ब्लड अपने में मौजूद ऑक्सीजन का 75% टिश्यू को देगा हैवी एक्सरसाइज में। यानी स्टूडेंट ये कंडीशन देखो टिश्यू में, यानी दिस कंडीशन टिश्यू लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ये हो गया। और अगर मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं हैवी एक्सरसाइज में स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज के अंदर बोला जा सकता है जोरदार, ये आपके सामने जब PO2 20 पर 25% सैचुरेशन, डबल स्टार चल रहा है टॉपिक। ये मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, बाइंडिंग primarily डिपेंड्स ऑन PO2 fall, then saturation fall, binding fall and dissociation increase, डबल स्टार। यानी हमारे में ये ग्राफ स्टूडेंट यहां से स्टार्ट होकर ये हो रहा है, सबसे पहले एल्वेलाई में बनेगा तो एल्वेलाई में फुल सैचुरेशन होकर निकल जाएगा, फिर टिश्यू से गुजरेगा, वहां PO2 40 है तो वहां एसोसिएशन नहीं डिसोसिएशन होगा, और कितना होगा 25% होगा, क्योंकि PO2 40 पर 75% सैचुरेशन रहता है, हाँ या ना। ये देखिए आप इंपॉर्टेंट, PO2 40, तब ऐसी कंडीशन में 75% सैचुरेशन है तो टिश्यू में 25% डिसोसिएशन हुआ। स्टार्ट इन टिश्यू PO2 is 40 mmHg, so 75% hemoglobin saturation occur and 25% oxyhemoglobin hemoglobin dissociate। जोरदार पॉइंट पढ़ाया मैंने आपको बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट समझ में आना चाहिए स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूं। तो ये मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखा। ये अब मैं आपको एक और बात बताता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए मैं डिसोसिएशन कर्व आपके सामने एक बार रफली भी लेता हूं। ये कर्व कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, ये रहा दिस वन, हियर इज अ PO2 स्टूडेंट, HB saturation, percentage of HB saturation here। अब आप मेरी बात को सुनना, यह है ग्राफ स्टूडेंट। इस ग्राफ के दो फ्यूचर हो सकते हैं, क्लियर? या तो ये ग्राफ इस तरफ शिफ्ट होगा या इस तरफ शिफ्ट होगा। ग्राफ का इधर शिफ्ट होना राइट साइड शिफ्ट कहलाता है, और इस तरफ इंडिकेट करता है लेफ्ट साइड शिफ्ट होना। जी हाँ स्टूडेंट, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ग्राफ अगर राइट साइड शिफ्ट होगा, ग्राफ अगर राइट साइड शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम होगा। जी हाँ स्टूडेंट, अगर हम ग्राफ बना के देखने की कोशिश करें तो ये ग्राफ अगर ये राइट साइड शिफ्ट होता तो ये सैचुरेशन यहाँ हो जाता तो ये कम हो जाता, और ग्राफ अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए इधर, ये तो सैचुरेशन बढ़ जाएगा। यानी कि राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, ग्राफ के दो फ्यूचर हो सकते हैं।
व्हेन ग्राफ शिफ्ट टू राइट साइड, ग्राफ शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। श्योर। अब राइट साइड शिफ्टिंग का मीन्स क्या है? राइट साइड शिफ्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट HB सैचुरेशन जो है वो फॉल यानी डिक्रीज हो रहा है, और अगर HB सैचुरेशन फॉल हो रहा है मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है। कितने मिनट निकल सकते हैं? डिसोसिएशन ऑफ HbO2 इंक्रीजेस। डन। और अगर पूछा जाए तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होगा? दोबारा बोल रहा हूं, डिसोसिएशन यानी स्टूडेंट एक और बात बताइएगा, हीमोग्लोबिन एफिनिटी विथ O2 क्या करूं? हीमोग्लोबिन एफिनिटी विथ O2 डिक्रीज। सच बात तो यही है, अगर हीमोग्लोबिन की O2 के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी तो वो उस O2 को रिलीज कर देगा तो ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा, HB सैचुरेशन कब होगा? ये लीजिए दोबारा स्टूडेंट एक बार और, राइट साइड ग्राफ शिफ्ट होने का मीनिंग है सैचुरेशन कम हो रहा है, ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, हीमोग्लोबिन एफिनिटी O2 के लिए कम हो रही है। ठीक अपोजिट बात करें, लेफ्ट साइड शिफ्ट का मतलब है HbO2 फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, फॉर्मेशन इंक्रीज मतलब है HB एफिनिटी विथ O2 इंक्रीज। जी हाँ स्टूडेंट, डबल स्टार यानी ग्राफ के दो फ्यूचर है, राइट साइड शिफ्ट और लेफ्ट साइड शिफ्ट। राइट साइड शिफ्ट का मतलब डिसोसिएशन, लेफ्ट साइड शिफ्ट का मतलब ऑक्सीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। राइट साइड शिफ्ट का मतलब हीमोग्लोबिन एफिनिटी डिक्रीज, लेफ्ट साइड शिफ्ट का मतलब हीमोग्लोबिन एफिनिटी इंक्रीज। डन कर, हाँ या ना? डबल स्टार स्टूडेंट इसी ग्राफ के, तो इस चीज को मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। This graph is highly useful in studying the effect of factors like PCO2H plus concentration on binding of O2 with hemoglobin. Sure, this curve is shifting either to right or left by various factors. Okay, shift to right side indicate dissociation of oxygen from hemoglobin. Okay साहब, ये मैंने तो आपको सारा बता दिया। राइट साइड शिफ्ट का मतलब डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एफिनिटी डिक्रीज, HB saturation decrease। लेफ्ट साइड शिफ्ट मतलब HB saturation increase, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एफिनिटी इंक्रीज। ये लीजिए स्टूडेंट, या इट मींस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन। डबल स्टार शिफ्ट टू लेफ्ट साइड इंडिकेट एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन। हाँ या ना? जोरदार डबल स्टार चल रहा है स्टूडेंट, यानी ग्राफ के दो फ्यूचर। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, टिश्यू में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता रहता है, तो O2 तो फॉल होती रहती और CO2 इंक्रीज होती रहती। तो इन टिश्यू हाई PO2 कि लो PO2। तो जब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, टिश्यू की बात करें, ये तो टिश्यू में स्टूडेंट ये सेल, ये बीच में टिश्यू फ्लूइड। श्योर। तो टिश्यू फ्लूइड में जो सेल है वो इस टिश्यू फ्लूइड से O2 लेती रहती है, यानी टिश्यू फ्लूइड में PO2 लो और CO2 डालती रहती है, तो टिश्यू फ्लूइड में PCO2 हाई। बोलिए हाँ या ना? टिश्यू फ्लूइड में PO2 लो, PCO2 हाई। श्योर। तो जो ब्लड यहां से निकलेगा, प्लीज टेल मी, ये ब्लड पास हो रहा है, ये रहा ब्लड, तो वो ब्लड अपनी O2 इसमें डालेगा या यहां से O2 लेगा, रिलीज करेगा? डिसोसिएशन O2 का, हाँ या ना? यानी टिश्यू में डिसोसिएशन होगा और उसको कौन करवा रहा है? दिस वन। यानी इन टिश्यू लो PO2 हाई PCO2 रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन। नहीं आई बात समझ? दोबारा, बाइंडिंग प्रिमली डिपेंड्स ऑन PO2। PO2 ज्यादा, बाइंडिंग ज्यादा, PO2 कम, बाइंडिंग कम, डिसोसिएशन ज्यादा। टिश्यू में PO2 कम तो बाइंडिंग कम, तो टिश्यू में डिसोसिएशन ज्यादा।
अब PO2 के अलावा बाकी फैक्टर्स, PO2 अगर कहीं कम है तो वहां CO2 ज्यादा है, तो हाई CO2 कंसंट्रेशन। CO2 एक एसिडिक गैस है जो रिएक्शन करके H2CO3 बनाती है, जिससे फिर H प्लस और HCO3 माइनस बनता है। यानी अगर कहीं CO2 ज्यादा तो वहां H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा, डबल स्टार। H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, बोलो जी हाँ जी तैयार। H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज, CO2 ज्यादा। एक और बात बताता हूं, H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज तो इसको यह भी कहा जा सकता है एसिडिटी इंक्रीज, क्योंकि एसिडिटी H प्लस कंसंट्रेशन होती है, एसिडिटी इंक्रीज। और अगर एसिडिटी इंक्रीज तो आई थिंक पीएच डिक्रीज, लो पीएच। तीनों का मीनिंग एक ही है, डबल स्टार। कहीं CO2 ज्यादा, हाई CO2 कंसंट्रेशन मतलब हाई H प्लस कंसंट्रेशन, मतलब लो पीएच, मतलब हाई एसिडिटी। एक फैक्टर और, अगर यहां CO2 ज्यादा है तो कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो टेम्परेचर ज्यादा। ये लीजिए स्टूडेंट, यानी टिश्यू में कौन कौन से फैक्टर्स हो गए यार। अब अगर हम बात करें तो सर टिश्यू में, हाँ बोल, PO2 लो, हाँ जी, CO2 हाई, अच्छा साहब, PCO2 हाई, और बोल सर हाई H प्लस कंसंट्रेशन, ओके, और बोलो सर हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये सारे फैक्टर कहाँ हैं? टिश्यू में हैं। और ये सारे फैक्टर क्या करेंगे सर? डिसोसिएशन करेंगे कि एसोसिएशन? डिसोसिएशन ऑफ HbO2 ऑक्सीमोग्लोबिन, जिससे ग्राफ किधर जाएगा? कर्व shifts towards right। जोरदार इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा टिश्यू में, क्योंकि ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। बिकॉज इन टिश्यू लो PO2, हाई PCO2, हाई H प्लस कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, these are factors which are favorable for dissociation of oxymoglobin in tissue। हाँ, समझ में आ रहा है नहीं यार? CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा, H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा, एसिडिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा। अब इसका ठीक उल्टा एल्वेलाई में बात करें। एल्वेलाई में PO2 हाई और लो PCO2, तो एल्वेलाई में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन एंड ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, डबल स्टार। कौन सा फैक्टर क्या करवा रहा है वो तैयार। अगर आप ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करोगे तो ग्राफ राइट साइड आएगा। तो कौन सा फैक्टर डिसोसिएशन करवाते हैं? तो मैंने कहा लो PO2, हाई PCO2, हाई H प्लस कंसंट्रेशन, हाई एसिडिटी, लो pH, हाई टेम्परेचर। These factors are favorable for dissociation of oxyhemoglobin and curve shift towards right side, double star। नहीं आया समझ यार? देखिए इधर, ये देखिए, अब मैं फैक्टर्स लेता हूं। इन द टिश्यू फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या, एंड शिफ्ट कर्व टुवर्ड्स राइट साइड। आपने कहा फैक्टर्स बताओ। एक, लो PO2, हाई PCO2, हाई H प्लस कंसंट्रेशन, जिसको लो pH, हाई टेम्परेचर। डन। टिश्यू में क्यों डिसोसिएट हुआ? या लंग्स से ब्लड चला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पास हुआ, टिश्यू के पास गुजरा, वहीं जाके डिसोसिएट क्यों हुआ? बिकॉज इन टिश्यू लो PO2 एंड हाई PCO2, इसलिए हुआ। जस्ट अपोजिट इन एल्वेलाई following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin and curves towards left side. Factors: high PO2, low PCO2, lesser H plus concentration, lower temperature. Done.
This clearly indicates that O2 gets bound of hemoglobin in the lungs and dissociate at the tissue. The oxygen dissociation curve binding primarily depends on PO2, but PCO2, H plus concentration, temperature are other factors which can interfere in this binding. Sure, CO2 concentration increase, hemoglobin O2 binding reduce, oxyhemoglobin dissociate, curves towards right. हाँ या ना, टिश्यू में ही होगा. क्लियर हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ेगा, कर्व राइट साइड. CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कर्व राइट साइड. pH बढ़ेगी, कर्व लेफ्ट साइड. यस, हाई PO2, कर्व लेफ्ट साइड. डन. मुझे लग रहा है यहां तक का तैयार. कंफर्म.